Hello, good morning, students. I am डॉक्टर सुनीता टंडन फ्रॉम आर कॉलेज अलवर। लास्ट टर्न पे मैंने आपको लैंगम्यूर्स एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाया था और उसके साथ उसका वेरिफिकेशन और लिमिटेशंस पढ़ाई थी कि लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की क्या लिमिटेशंस हैं और क्या उसकी डिफरेंट स्थितियाँ हैं जिनमें कि आपकी एड्सॉर्प्शन की इक्वेशन बदल जाती है। अब ये आपको पता है कि लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, ये सब हिट्रोजीनियस कैटालिसिस के ही हिस्से हैं, उसी की प्रकार हैं, उसी का हिस्सा है। इसलिए आज हम उस पृष्ठीय उत्प्रेरण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ सरफेस कैटालिसिस पढ़ेंगे। फैराडे ने 1883 में विषवांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करने हेतु एक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। विषवांगी उत्प्रेरक की क्रिया का कारण उसकी सतह पर दर्शाए गए दर्शाए गए चित्र अनुसार मुक्त संयोजकताओं की उपस्थिति होती है। जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ फाइनली कोरसली डिवाइडेड निकल है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। तो इस निकल कैटलिस्ट की जो ये डैश डैश से लाइनें बनी हुई हैं, सब फ्री वैलेंसीज हैं जो कि ओपन है, फ्री हैं फॉर बॉन्डिंग। ठीक है। उत्प्रेरक पदार्थ के अंदर के परमाणु चारों ओर से अन्य परमाणुओं से जुड़े रहते हैं। जैसे कि आपने देखो कि यहाँ पर 9 निकल के मॉलिक्यूल हैं। इनमें से जो बीच वाला मॉलिक्यूल एटम है, निकल का मॉलिक्यूल नहीं, एटम है निकल का, वो आस पार जो है चारों तरफ से निकल के उनसे एनक्लोज्ड है। इसका मतलब जो बीच वाला निकल है, इसकी एक भी वैलेंसी फ्री नहीं है फॉर फॉर्मेशन ऑफ एनी बॉन्ड। सिमिलरली जो साइड में दोनों तरफ कॉर्नर्स के अंदर जो निकल एटम्स हैं, इनकी हर एक की दो दो वैलेंसी फ्री है। ठीक है। तो उत्प्रेरक पदार्थ के अंदर के परमाणु चारों ओर से अन्य परमाणुओं से जुड़े रहते हैं, अतः उनकी संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं। परंतु जो परमाणु सतह पर होते हैं, उनकी मुक्त संयोजकताएं बाहर की ओर होती हैं। ये मुक्त संयोजकताएं अभिकारकों के अणुओं को उत्प्रेरक की सतह पर रासायनिक अभिक्रिया करने के अवसर देती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विषमांगी उत्प्रेरण की क्रियाविधि के निम्नलिखित स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है अभिकारकों का उत्प्रेरक की सतह पर विसरण। ठीक है। क्या होता है, जो आपका जो भी रिएक्टेंट है, वो उत्प्रेरक जो है, क्या कहते हैं हमारा, जो आपका उत्प्रेरक है, वो उसकी सतह की तरफ आपके रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है। जब अभिकारक ए रखने वाले पात्र में ठोस उत्प्रेरक सी डाला जाता है, तो अभिकारक के अणु उत्प्रेरक की सतह की ओर दर्शाए अनुसार विसरित होते हैं। इसमें डायग्राम 2.7 में दिखाया गया है कि A2 जो अणु हैं उसके आपके रिएक्टेंट के, वो कैटलिस्ट सी की तरफ आपकी तरफ विसरित हो रहे हैं। ठीक है। दूसरा जो है स्टेप है, वो है उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण या एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगा सरफेस की सतह पर रिएक्टेंट्स का। उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं के कारण, कैटलिस्ट है, इसकी जो मुक्त संयोजकता है, इनके कारण सतह पर अभिकारक के अणु ए जो है दिशाएं अनुसार अधिशोषित हो जाते हैं। और ये अभी 2 अणु हमने दिखाए, धीरे धीरे इन सारी वैलेंसीज को ये जो है क्रियाकारक के पदार्थ, इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, उस पर अटैच हो जाएंगे और एक मोनोमॉलिक्यूलर मोटाई की परत बन जाएगी, एक लेयर बन जाएगी, जिसका कि क्या होगा, मोनो मॉलिक्यूलर होगी। एक मॉलिक्यूल जुड़ेगा, इससे ज़्यादा मोटाई की परत नहीं बनेगी। और ये हमने लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के पोस्टुलेट्स में भी पढ़ा था। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह पर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ जाती है और अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्या होता है कि कैटलिस्ट की सरफेस पर जो क्रियाकारक हैं, अभिकारक हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाता है।
अधिशोषण की क्रिया में ऊष्मा का विमोचन होता है। अधिशोषण जो होता है, जब भी एड्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। तो अधिशोषण की क्रिया में ऊष्मा का विमोचन होता है, जो सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति में अपना योगदान देता है। इसका मतलब यह है, ए और बी के बीच में जब कैटलिस्ट के बीच में जब बॉन्ड बनता है तो उसमें कुछ बॉन्ड एनर्जी लगती है, उसमें कुछ एनर्जी लगती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? जब ए सी से कंबाइन करता है तो एनर्जी रिलीज होती है। जो रिलीज एनर्जी है वो इस बॉन्ड को बनाने के लिए हेल्प करती है। थर्ड जो स्टेप है वो है उत्प्रेरक की सतह पर सक्रियित संकर बनना, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। इस चरण में अभिकारक अणु और उत्प्रेरक के मध्य चित्र 2.9 में दर्शाए अनुसार सक्रियत संकेत बनता है, जो उच्च ऊर्जा का होता है। इसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन सरफेस ऑफ कैटलिस्ट में क्या होता है कि अभिकारक के अणु और उत्प्रेरक के अणुओं के बीच में जो बॉन्ड है वो बनता है। तो अभिकारक के अणुओं के बीच में वीक बॉन्ड बनता है, अभिकारक और कैटलिस्ट के बीच में वीक बॉन्ड बनता है और नए बॉन्ड्स बनते हैं और एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। फोर्थ स्टेप है उत्प्रेरक की सतह पर संक्रयित संकर का उत्पाद में टूटना या डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इनटू प्रोडक्ट एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। जैसा कि चित्र 2.10 में दिख रहा है, इसमें क्या है कि जो ए प्रोडक्ट के बीच में जो वीक बॉन्ड बना था, दो मॉलिक्यूल थे उसके ए के, इनके बीच में वीक बॉन्ड बना था, वो एक कंप्लीट बॉन्ड में वापस फॉर्म हो जाता है और ए और सी के बीच का बॉन्ड टूटने लगता है। सक्रियत संकर उच्च ऊर्जा के होते हैं। जितने भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं उससे उस हाई एनर्जी के होते हैं, क्योंकि नाम ही एक्टिवेटेड है और इसलिए अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इमीडिएटली ये प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो सक्रियत संकर उच्च ऊर्जा के होने के कारण अस्थायी होते हैं और शीघ्र ही टूट के उत्पाद में बदल जाते हैं, जैसा कि डायग्राम 2.7 से पता चल रहा है। इसके साथ ही उत्प्रेरक की सतह पर मुक्त संयोजकताएं पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? इसके साथ में उत्प्रेरक की सतह पर क्या कहते हैं, फ्री सरफेसेस फिर से वापस से उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? इसके बाद में हम देखते हैं कि उत्प्रेरक सतह से दूर उत्पाद का विसरण होता है। नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट बनता है वो अणु की सतह से दूर जाकर के विसरित हो जाता है। अब उत्प्रेरक की सतह की तरफ नए अभिकारक अणु आ सकते हैं और अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उपरोक्त क्रमागत पदों में से फर्स्ट स्टेप जो बहुत स्लो है उसे वेग निर्धारण स्टेप माना जा सकता है। अतः स्टेप 1 और 4, ठीक है, कौन सा 1 और 5 सामान्यतः फास्ट होते हैं, 2 और 4 सामान्य पद हैं और पद 3 से तेज होते हैं, फास्ट होते हैं। इसलिए कुछ ऐसी अभिक्रियाएं ज्ञात हैं जिनमें ये पद मंद होते हैं। बहरहाल व्यापक रूप से थर्ड को ही वेग निर्धारण पद माना जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि अधिशोषण सिद्धांत का प्रायोगिक तथ्यों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म विभाजित या कोलाइडली उत्प्रेरकों की कार्यक्षमता। प्रायोगिक रूप से यह तथ्य ज्ञात है कि वे सूक्ष्म विभाजित निकल और कोलाइडल प्लेटिनम अत्यंत अधिक कार्यक्षमता वाले उत्प्रेरक हैं। इसे अधिशोषण सिद्धांत द्वारा समझाया जा सकता है। 2.11 द्वारा ये देखा जा सकता है कि उत्प्रेरकों के कणों को जैसे जैसे सूक्ष्म विभाजित किया जाता है वैसे वैसे उनकी सतह बढ़ती जाती है। फलस्वरूप मुक्त संयोजकताओं में वृद्धि होती है जो उत्प्रेरक सक्रियता की वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार हमारे पास जो 9 निकल के जो एटम्स थे जो हमने देखे पीछे, उसमें क्या था, कितनी वैलेंसीज थी वो कि आपस में सेचुरेटेड थी। कॉर्नर्स के ऊपर 4 वैलेंसीज थी और बाकी के बीच के मिडिल के ऊपर 2 वैलेंसीज थी। अगर हम इनको सब डिवीज़न करें तो निकल के एक एक पार्टिकल में डिवाइड कर दें तो निकल की 36 वैलेंसीज हो जाएंगी। दूसरा है उत्प्रेरक के खुरदरे तल की कार्यक्षमता, एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट ऑन रफ सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिव सेंटर्स। उत्प्रेरक की सतह पर खुरदरी है
तो उस पर 2.12 के अनुसार किनारों, कोनों और शिखरों पर संयोजकताएं एकत्रित हो सकती हैं। ये स्थल सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। इन्हीं केंद्रों पर अधिशोषण अधिक होता है और उत्प्रेरक की कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जो कि प्रयोगों में देखी जाती है। थर्ड है वर्धकों की क्रिया, एक्शन ऑफ प्रोमोटर्स। वर्धकों की क्रिया समझने के लिए यह सुझाया गया कि वर्धक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर सतह को खुरदरा बना देते हैं, जिससे सक्रिय केंद्रों की संख्या बढ़ जाती है। फलस्वरूप उत्प्रेरक की सक्रियता भी बढ़ जाती है, क्योंकि इन सक्रिय केंद्रों पर अधिशोषण अधिक होता है। फोर्थ पॉइंट है उत्प्रेरक विषों की क्रिया, एक्शन ऑफ कैटालिटिक पॉइजन्स। उत्प्रेरक विषों की क्रिया की व्याख्या करने हेतु यह बताया गया है कि विष उत्प्रेरक के सक्रिय केंद्रों पर अधिशोषण वर्णात्मक अधिशोषण या प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन या रासायनिक संयोग द्वारा हो जाता है। अतः अभिकारक अणुओं के अधिशोषण के लिए सक्रिय केंद्रों की कमी हो जाती है और उत्प्रेरक की सक्रियता घट जाती है। ठीक है, उत्प्रेरक की सक्रियता घट जाती है। और लास्ट है उत्प्रेरकों की विशिष्ट क्रिया। ठीक है, स्पेसिफिक एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। उत्प्रेरकों की विशिष्ट क्रिया इस प्रकार समझी जाती है कि वास्तव में अभिकारकों के प्रति उत्प्रेरकों की प्राय रासायनिक बंधुता के कारण ही अभिकारकों का अधिशोषण होता है और उसके बाद क्रिया होती है। ठीक है बच्चों, आज आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे जो कैटलिस्ट हैं वो कैसे काम करते हैं, हेट्रोजीनियस कैटलिसिस कैसे काम करते हैं, क्यों रेट को बढ़ा देते हैं, वर्धकों की क्या क्रिया होती है, सतह पर कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है और किस प्रकार से एड्सॉर्प्शन खुरदरी सतह या उनको ज़्यादा बारीक या सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ता है। आगे उत्प्रेरक इसकी काइनेटिक्स ऑफ सरफेस कैटलिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।